हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस का पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम 2019 के सीटेट के सारे पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग सीडीपी का कल ही कंप्लीट किए थे और आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस का कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ईवीएस के 30 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स व रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है, मतलब बहुत अधिकता से स्रावित होने लग जाता है, तो अपाचे जैसी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। वाय व रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो ये एक्स कौन है और वाई कौन है, ये हमको बताना है। क्या एक्स यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई हमारा सोडियम कार्बोनेट है। एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है और वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। तीसरा है एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। और ऑप्शन डी बोल रहा है एक्स हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तथा वाई हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते कि आखिर क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता था। मतलब एक्स मतलब हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होगा। अब एक कोई चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर होती है और जब उसका बहुत ही ज़्यादा अधिकता हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक नया शब्द दिख रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वैसे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH ट्वाइस होता है, MgOH ट्वाइस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दूध की तरह दिखता है, मिल्क की तरह दिखता है, पूरा वाइट कलर का दिखता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है, इसीलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अब हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया को कंप्लीट करने का कार्य करता है, भोजन पाचन में मदद करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए डॉक्टर कौन सी दवा देते हैं हमको, ये जो है MgOH ट्वाइस जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला गया है, ये डॉक्टर देते हैं ताकि हम लोग ठीक हो जाए। और इसकी दवाई भी आती है और इसकी टैबलेट भी आती है। अब क्वेश्चन पढ़ो। एक्स व रसायन जो हमारे शरीर में उपस्थित है, मतलब HCl हमारे शरीर में होता है और जब इसकी बहुत ही ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर दिया जाता है। तो एक्स हमारे लिए किसका कार्य कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और वाई हमारे लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम करेगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि क्या बोल रहा है। बैक्टीरिया का उपयोग किस प्रक्रिया में नहीं होता है, जीवाणुओं का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, दही बनाने में, लैक्टिक एसिड आपको याद आ रहा होगा, डबल रोटी पकने में, तीसरा है गन्ने के रस के किण्वन में, या फिर ऑप्शन डी हमारे पास नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो बैक्टीरिया का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा, दही बनाने में डेफिनेटली बैक्टीरिया का निर्माण होता है, ठीक है। गन्ने के रस में किण्वन के लिए भी हम लोग करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी होता है, लेकिन डबल रोटी पकने में तो खमीर होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, वनोन्मूलन होना, मरुस्थलीकरण होना, अपरदन होना, या फिर संरक्षण होना। तो देखो अन्य से भिन्न होना, वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण हो जाना मतलब कि वो ही मरुस्थलीकरण में अलग हो गई ना ये चीज़, क्योंकि मरुस्थलीकरण हो रहा है, वन नहीं है, बिल्कुल मरुस्थल सा प्लेस है जहाँ पर एक भी वन नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जंगल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। अपरदन मिट्टी की कटाई होना, तो ये सभी वनों के विनाश से या फिर प्राकृतिक संपदा का एक तरीके से नुकसान है, लेकिन वनों को बचाना तो अच्छा कार्य है। तो ऊपर के 3 गलत है। ऑप्शन डी हमें वनों का संरक्षण करने की बात बोल रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इन सभी से अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाना, ठीक है, डिसैटिस्फिकेशन हो जाना, इरोजन हो जाना, और कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन अलग है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग करते हैं, आप उसमें से कितने कर पा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। सही नहीं है मतलब कि आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही है, भोजन का पाचन होना, अभी हमने देखा था HCl वगैरह बनता है।
तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल केमिकल चेंज है, प्रकृति में होने वाला सबसे बड़ा रासायनिक परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि क्रिस्टलीकरण होना एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, क्रिस्टलीकरण तो होना एक फिजिकल चेंज होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित है? आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में उसको आपको जमाना है, बढ़ते हुए क्रम में आप उसको जमाएंगे। ठीक है, चट्टान, मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी, गाद। ठीक है, ऑप्शन बी भी इसी को आगे पीछे करके बोला है, मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। ऑप्शन सी है गाद, मृत्तिका, रेत, बालू, बजरी और चट्टान। तीसरा है चट्टान, बजरी, रेत, बालू, गाद और मृत्तिका। तो इसको सही फॉर्म में हमको अरेंज करना है कि इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा। तो अपन बात कर लेते हैं, एक बार मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि बजरी क्या होता है, मृत्तिका क्या होता है, गाद क्या होता है। इससे पहले आप इनके नाम इंग्लिश में देख सकते हो। अपन को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, मतलब सबसे छोटा क्रम पहले आएगा, सबसे छोटा बारीक कण जो होता है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आपको ये तो पता है कि चट्टान सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये सेल जो है गलत है और मिट्टी सबसे लास्ट में नहीं आएगी। तो अपन यहाँ पर सबसे छोटे से बड़े क्रम में इसको अरेंज करते हैं, या तो क्ले सबसे पहले आएगा या फिर हमारा जो गाद है वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या जमेगा, सबसे पहले मिट्टी होती है, फिर उसका गाद जमना स्टार्ट होता है, उसकी सिल्ट जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सैंड यहाँ पर आ जाएगी, रेत आ जाएगी, रेत का निर्माण होता है। फिर ग्रेवल होता है, ग्रेवल जैसे आपने देखा होगा पत्थर के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, उनको हम लोग ग्रेवल, या फिर बजरी होती है, बजरी को निकालते हैं हम लोग मिट्टी में से, खदानों में से निकालते हैं। और उसके बाद रॉक, चट्टानों का निर्माण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्ले। सबसे पहले मिट्टी होती है, फिर उससे सिल्ट बनती है, फिर आगे बढ़कर सैंड, फिर ग्रेवल और फिर रॉक। नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार मैं डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। देखो, ये सबसे पहले हो गई क्ले, मिट्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा सिल्ट आ जाता है। ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, मिट्टी कितनी बारीक होती है, ये उससे थोड़ी बड़ी होती है। फिर हम सैंड की बात करें, उसके बाद हमने जो बजरी की बात करी थी वो थोड़े इस तरीके के पत्थर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से पत्थर होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। इस तरीके के पत्थर होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि खदान, अवैध खदान से खुदाई यहाँ पर की जा रही है, तो वो सारी बातें हो जाती है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो अब बनता है कि नहीं। कणों को साइज के आकार से जमाना है, तो सबसे पहले हमारी मृत्तिका हो जाएगी, फिर हम लोग सिल्ट, गाद को ले लेंगे, फिर हमारी बालू, रेत वाली हो जाएगी, फिर हमारी बजरी हो जाएगी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और उसके बाद हमारी चट्टान हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आगे पीछे अरेंज किया हुआ था, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्ले सबसे छोटा हिस्सा है, उसके बाद सिल्ट होगी, उसके बाद सैंड होगी, उसके बाद ग्रेवल होगी, और उसके बाद हो जाएगी हमारी रॉक। अगला है, मछली में क्लोम गिल क्या कार्य करता है। मछली में जो गिल होते हैं, गलफड़े होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जल में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य उसके गलफड़े करते हैं, जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील ऑक्सीजन को वो अवशोषित करते हैं, या फिर जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करने का वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये गिल क्या कार्य करते हैं, जो गलफड़े होते हैं मछली के अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो आंसर क्या होगा, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए लेते हैं। तो जल में उपस्थित वायु की तो मछलियां ले नहीं पाएगी। देखो, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। ठीक है, अब या तो वो पोषक तत्व जो पाए जाते हैं पानी के अंदर उनको अवशोषित करते हैं, या फिर जो ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीजन को अवशोषित करेंगे। तो जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य यहाँ पर मछली के गलफड़े जो होते हैं वो करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि संयोजक तार नहीं है। सेम क्वेश्चन आपने प्रीवियस सीटेट के पेपर में भी किया होगा कि यदि संयोजक तार नहीं होता, एक लड़की थी जो एक पूरा परिपथ बनाना चाहती थी, जिसमें क्या होता है उसके पास थोड़ा सा तार कम पड़ जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मोटा तार कर सकते हैं, स्टील का तार कर सकते हैं, मोटा धागा कर सकते हैं। तो फिर हमने वहां पर किया था कि आप लोग स्टील के तार का प्रयोग करके उस परिपथ को कंप्लीट कर सकते हो ताकि बल्ब जलाया जा सके। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपके पास यदि संयोजक तार अवेलेबल नहीं है, आप विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करोगे। कागज की पट्टी लगा दोगे, रबर की पेटी लगा दोगे, लकड़ी की छड़ लगा दोगे, या फिर ब्लेड लगा दोगे। तो देखो, कागज और रबर की पट्टी का और लकड़ी, ये तीनों कुचालक, इनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। ब्लेड के अंदर, ब्लेड जो होती है शेविंग वाली ब्लेड भी देख लो, तो वो क्या होती है, स्टील की बनी हुई रहती है, तो उसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है। यदि हम लोग शेविंग ब्लेड की भी बात करें तो उसकी बनी होती है, आसानी से उसके अंदर हम लोग धारा प्रवाहित यहाँ पर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मंजूला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। तो अब बताइए कि उसकी और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है। इसको समझते हैं। ये हमारा मान लो ये हमारे सामने दर्पण रखा हुआ है और यहाँ पर मंजूला खड़ी हुई है। ठीक है, मंजूलिका यहाँ पर खड़ी हुई है। अब वो क्या कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो अब उसके पीछे जो इमेज बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 5 मीटर की बनेगी। एग्जैक्ट जितनी इधर है उतनी आप इधर मान लेना, क्योंकि इधर डिस्टेंस नहीं है तो मैं इतना इसको 5 मीटर मान रही हूँ। या फिर से बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंजूलिका यहाँ पर खड़ी हुई है, 5 मीटर की दूरी यहाँ पर है। तो उसका पीछे वाला प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बना होगा, 5 मीटर की दूरी पर बना होगा। अब मंजूलिका क्या करती है, मंजूलिका 1 मीटर आगे की ओर बढ़ती है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ती है तो इसका आभासी प्रतिबिंब भी क्या होगा, 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर और ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। अब यहाँ पर पूछा है अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब उसकी दूरी दर्पण से तो ये है और प्रतिबिंब कितने का दूरी पर बन रहा है, 4 मीटर की दूरी पर बन रहा है और 4 मीटर की दूरी ये है। टोटल कितने हो गए, 8 मीटर है। ऐसे तो क्या हुआ था, मान लो अगर हमसे पूछा गया था कि मंजूलिका 5 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, क्योंकि जितना आगे बनेगा उतना ही दर्पण के पीछे भी बनेगा। तो टोटल दूरी कितनी होनी थी हमारी, 10 मीटर होनी थी। लेकिन 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 यहाँ पर किया क्या कि दर्पण की ओर वो 1 मीटर आगे की तरफ चली गई। हो सकता है कि उसको अच्छे से नहीं दिख रहा हो कांच में, तो वो क्या करती है, थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ जाती है, 1 मीटर आगे चली जाती है। तो अब वो कितनी दूरी पर है, अब वो मंजूलिका जो है 4 मीटर की दूरी पर है। तो इधर भी कितनी दूरी हो जाएगी, इधर भी 1 मीटर कम हो जाएगी, क्योंकि इधर 1 मीटर कम करी है तो इधर भी 1 मीटर कम होगी। तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, टोटल कितने हो गए, 8 मीटर हो गए। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि दर्पण के आगे जितनी दूरी उतनी ही दूरी दर्पण के पीछे होगी। मान लो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। मंजूलिका जो है 10 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है तो उसके पीछे का प्रतिबिंब भी कितने मीटर की दूरी पर बना होगा, तो 10 मीटर। अगर क्वेश्चन पूछता अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो 20 मीटर हमारा आंसर होता, क्योंकि 10 आगे और 10 पीछे। अब मंजूलिका क्या कर रही है, मंजूलिका 2 मीटर आगे बढ़ गई। मान लो अभी हम लोग क्वेश्चन के चेंज कर रहे हैं, मंजूलिका 2 मीटर आगे बढ़ी है तो इधर से भी वो कितना आगे चला होगा, दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर आगे चल गया होगा। तो टोटल कितने कम करने, 4 कम करने। तो अब कितनी दूरी हो जाएगी, 16 मीटर। अब मंजूलिका और दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई, 16 मीटर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी डेटा चेंज कर दे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दर्पण में जितना आगे बनता है उतना ही मीटर दूरी का प्रतिबिंब उसके पीछे की साइड बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन में 5 आगे बना था तो 5 पीछे बना, टोटल 10 हो गए। लेकिन ये 1 मीटर आगे चली तो वो 1 मीटर प्रतिबिंब पीछे से भी तो खिसक कर आया होगा। तो टोटल 2 मीटर हम लोगों ने कम कर दिए। ऐसे ही अगर 4-4 मीटर हो तो टोटल आप 8 कम कर देना। ऐसे ही करके आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या है, क्योंकि 10 मीटर था हमने 2 कम कर दिया, कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई लोलक 30 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज की होती है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज की होती है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज होती है, या फिर आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति जो होती है 0.3 हर्ट्ज की होती है। आवर्तकाल का इंग्लिश मीनिंग होता है टाइम पीरियड और आवृत्ति होता है फ्रिक्वेंसी। तो अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात होगी, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं, 3 सेकंड में यहाँ पर हो रहे हैं, जैसे कि 3 सेकंड में कितने हो रहे हैं, 30 दोलन यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, राइट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, हम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। 3 सेकंड में 30 दोलन यहाँ पर किए जाते हैं। तो अब अपन को यहाँ से आवृत्ति निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 1 सेकंड में आपके 30/3 मतलब कि टोटल 10 हो जाएंगे, 10 दोलन हो जाएंगे। 10 दोलन होना मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल रही है, आवृत्ति पता चल रही है। तो आवृत्ति कितनी हो गई, आवृत्ति हो गई हमारी 10 हर्ट्ज। वापस से समझो, 1 सेकंड में 30 दोलन होते हैं तो 1 सेकंड में 3 सेकंड में 30 दोलन होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 30/3 यानी कि 10 दोलन हो जाएंगे। 10 दोलन हो गए, दोलन पता चल गया, दोलन मतलब कि हमको क्या पता चल गया, आवृत्ति पता चल गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हर्ट्ज। कहाँ पर लिखा हुआ है 10 हर्ट्ज, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तीसरे में नहीं है और चौथे में भी नहीं है। तो हमारा आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी होगा। किसकी जो आवृत्ति होगी कितने की होगी, 10 हर्ट्ज की होगी। 0.3 हर्ट्ज, 0.3 और 3 ये तीनों गलत हो गए। लेकिन यदि हमको आवृत्तकाल भी निकालने को बोला है तो उसको भी निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर होता है 1/f यानी कि 1/फ्रिक्वेंसी। समय क्या होता है, जो इसका आवर्तकाल होगा
टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी के जस्ट उल्टा, यानी कि आवृत्ति के जस्ट उल्टा। आवृत्ति कितनी है आपकी, आवृत्ति है अब आपकी 10, 1/10 कितना होता है, 1/10 की वैल्यू होती है 0.1, और आवर्तकाल बोला है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड, और आवृत्ति कितनी हो गई 10 हर्ट्ज हो गई। एक बार और कर लो, 3 सेकेंड में कितने दोलन हो रहे हैं, 3 सेकेंड में 30 दोलन हो रहे हैं। 1 सेकेंड में कितने दोलन हो जाएंगे, 30/3, मतलब कि 10 दोलन हो जाएंगे। 10 दोलन मतलब कि इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज की हो गई। और इसका आवर्तकाल पूछा है तो 1/10 अपन कर देंगे, जो भी आंसर आया उसको 1 से भाग लगा देंगे। 1/10 कितना होता है 0.1, तो इसकी जो आवर्तकाल हो जाएगा, इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 0.1 सेकेंड का यहाँ पर हो जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे करते। इसी प्रकार के और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे कि 6 सेकेंड में 60 कर रहा है, 6 सेकेंड में 60 दोलन हो रहे हैं, तो आपसे पूछा गया कि इसकी आवृत्ति निकालिए। तो आप क्या करोगे, 60 बचा 6 कर दोगे, तो अगेन आपकी आवृत्ति कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इस 10 को आपको क्या करना है, 1 से भाग लगाना है, तो 0.1 आपका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो कि 5 सेकेंड में 10 दोलन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने दोलन हो गए, गिनो। 1 सेकेंड में कितने हो गए, 10/5, मतलब 1 सेकेंड में 2 दोलन हो गए। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी इसकी 2 हर्ट्ज। ठीक है, और आवर्तकाल पूछ ले, टाइम पीरियड पूछ ले, तो 1/2 आप कर देना, तो 0.5 जो है इसका आवर्तकाल हो जाएगा, 0.5 सेकेंड का इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, बस वैल्यू चेंज कर दी जाएगी। आपको फॉर्मूला याद रखना है। आवर्ती आप कैसे निकालोगे, 1 सेकेंड की निकाल लेना, जैसे कि 30/3 कर लिया, वैसे कोई भी दे दे आपको वैल्यू, ऐसे करके आप आवृत्ति निकाल लोगे। और आवर्तकाल बोले तो आवृत्ति को भाग लगा देना, किससे, 1 से। ठीक है, तो आंसर अभी यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में इसी प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करते, गलत कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच में घर्षण को वृद्धि करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, पृथ्वी पर संपर्क में रखे हुए दो पृष्ठों के बीच में घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता है। लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, या फिर किसी तरल में गति करते समय किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी तरल में गति करते समय पिंड पर घर्षण बल जो उसकी आकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। जब आप तरल में किसी की भी गति करवा रहे हो, किसी भी पिंड की गति करवा रहे हो, तो उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, इसका जो घर्षण बल है उसकी आकृति पर डेफिनेटली निर्भर करेगा। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है कि हम लोग कोई भी तरल में अगर किसी भी पिंड की गति करवा रहे हैं तो उसका शेप कैसा है उस पर पूरा डिपेंड करेगा, उसकी आकृति पर ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। सी की बात करते हैं, लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। लौटनिक घर्षण को इंग्लिश में बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, घर्षण की यहाँ पर बात हो रही है। और सर्पी घर्षण होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इंग्लिश में पढ़ लो, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अब लौटनिक घर्षण क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो रोलिंग घर्षण मतलब कि हमारा जो यहाँ पर रोलिंग वाला घर्षण होगा वो किस तरीके से कार्य करेगा। मान लो हमने दो चीज़ें बनाई, यहाँ से कोई भी घर्षण, यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है, मतलब उस वस्तु को यहाँ पर पहुँचना है। मान लो हमने गोले वाला रख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा गोली घर्षण हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने सर्पी घर्षण के लिए एक लकड़ी का बॉक्स रख दिया। अब आप ये देखो कि सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुँचेगा, ये जो लुढ़कती हुई वस्तु पहले पहुँचेगी, या फिर ये जो लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है जिसको धक्का दे देकर स्लाइड कर करके पहुँचाना है। डेफिनेटली जो गोल गोल ये बॉल अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो ये बहुत जल्दी पहुँच जाएगी, बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। जैसे हम लोग गैस का सिलेंडर भी होता है तो उसको रोटेट करके ले जाते हैं ताकि बहुत जल्दी से पहुंच जाए, घर्षण ना हो, और कम समय में और बिना किसी ज़्यादा कम मेहनत किए हम लोग उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, हम लोग उसको अपने किचन तक पहुंचा सके। वैसे यदि लकड़ी का कोई बॉक्स रखा होता है तो उसको धक्का दे देकर पहुंचाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इस लकड़ी के बॉक्स के बीच में और पृथ्वी की सतह के बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा है, जो कि बहुत मेहनत लगवाएगा हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोलिंग वाला जो है, ये रोलिंग वाला क्या होगा, रोलिंग वाला बहुत आसानी से लुढ़क लुढ़क कर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि लौटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है सर्पी घर्षण से, क्योंकि बहुत जल्दी पहुँच रहा है, मतलब घर्षण कम लग रहा है, प्रतिरोध कम लग रहा है। लेकिन सर्पी घर्षण में हमें मेहनत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी और उसकी सतह के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लौटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच में घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर आपने कोई भी चीज़ रखी तो पृथ्वी और उसकी सतह के बीच में एक घर्षण हमेशा बना रहता है, एक फ्रिक्शन हमेशा बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो तीन ऑप्शन तो
सही है, मतलब डेफिनेटली ऑप्शन 1 गलत होगा और वो पढ़ने से ही गलत लग रहा था। पढ़ते हैं ऑप्शन 1 को। बॉल बियरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच में घर्षण की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो देखो बॉल बियरिंग इस प्रकार का होता है, ये मशीनों के बीच में प्रयोग किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, घर्षण को कम किया जा सके। पूरा गोल गोल होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। इसके बीच में यहाँ पर इस तरीके से बॉल और गई जाती है, इसीलिए इसे बॉल बियरिंग बोला जाता है। ये क्या करता है, मशीनों के बीच में लगाया जाता है ताकि मशीनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस घर्षण को हम लोग क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, तो बॉल बियरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच में घर्षण में कमी के लिए किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया वृद्धि के लिए किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। तो गलत कथन पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा पहला वाला हो गया कि ये आपका सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। देखो सारे पेपर में क्वेश्चन कैसे सही पहचानो गलत पहचानो, मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि यदि हमारा कॉन्सेप्ट हमें पता है, कॉन्सेप्ट हमें आता है, तो हम लोग आसानी से यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। पहले कोई ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। आयरन मतलब लोहा जो है, जिंक सल्फेट के विलयन में अगर हम उसको डालेंगे तो वो जिंक को अलग कर देगा, उस विलयन से जिंक को अलग कर देगा। दूसरा पढ़ते हैं, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तीसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। देखो यहाँ पर हमें पूरा इसकी प्रोसीजर को समझने पड़ेगा, तो इसको एक काम करते हैं, इमेज के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते तो बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या किया गया, ये जिंक डाला गया है, जिंक की छड़ है ये, है ना, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है CuSO4। अब यहाँ पर हमने क्या करा, जब जिंक की छड़ को, ये जो ब्लू ब्लू जो आप देख पा रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जब इसके अंदर डाला तो हमको रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पर जिंक पूरा अलग हो गया और कॉपर यहाँ पर अलग हो गया। बिल्कुल इसने क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया। नीचे इक्वेशन भी लिखी हुई है कि जिंक में, जिंक के साथ जब हम कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं, CuSO4 को हम लोग मिलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जिंक अलग हो जाएगा और कॉपर सल्फेट का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, कॉपर यहाँ पर अलग हो जाएगा। एक बार और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि ये चीज़ याद रहे। जिंक जो है कॉपर के साथ हमने मिलाया, CuSO4 का जो आप सॉल्यूशन देख पा रहे हो, इसको जब हमने मिलाया तो यहाँ पर जिंक अलग हो गया और कॉपर जो है यहाँ पर अलग निकल गया। या जो आप देख पा रहे हो ये कॉपर निकल गया हमारा। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में सभी को मिक्स करके पूछ दिया है। देखो अब देखो आयरन क्या करता है, जिंक सल्फेट विलयन से, आयरन की हमने बात ही नहीं करी, हटा दो, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, जिंक क्या कर रहा है, वो जो Zn है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर रहा है, कॉपर को अलग कर रहा है। तो यही तो इक्वेशन देखी थी कि जिंक क्या होता है, CuSO4 के साथ मिलता है, तो यहाँ पर जिंक अलग हो जाएगा और Cu कॉपर हमारा अलग निकल जाएगा। 1 सेकेंड, ये यहाँ पर लिख रही हूँ मैं वापस से, ये हमारा जिंक था, ठीक है, हमने CuSO4 में इसको डाला तो यहाँ पर Cu हमारा अलग हो जाता है और जिंक यहाँ पर अलग हो जाता है। हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें कॉपर क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा, स्टेटमेंट बी यहाँ पर सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ए सही है, क्या बी सही है, क्या ए और बी दोनों सही है, या फिर बी और सी हमारा यहाँ पर सही है। तो केवल हमको बी ही सही दिख रहा है, क्योंकि सी तो ये बोल रहा है कि कॉपर क्या करता है, आयरन सल्फेट विलयन से। आयरन की तो हमने बात ही नहीं करी थी, कहीं से कहीं तक उसमें आयरन की बात ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो आंसर एक ही सही है, स्टेटमेंट बी यहाँ पर सही है, मतलब कि आपका केवल स्टेटमेंट बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन की आपको पहचान करना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है, उबलते द्रवों का, है ना। दूसरा है, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का जो परिसर होता है उसकी जो रेंज होती है, परिसर मतलब कि रेंज 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होती है। प्रयोगशाला थर्मोमीटर का जो परिसर, उसकी जो रेंज होती है 35 से -42 होती है। और प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है उसकी जो रेंज होती है डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सही कथन की पहचान करना है। हाँ, तो बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर तो हमारा जो तापमान होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, न कि किसी द्रव को मापने के लिए। जो डॉक्टरी थर्मामीटर जो हम लोग मापते हैं तो उसका प्रयोग तो हम लोग ज्वर बुखार वगैरह मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, तो मतलब पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 30 से 100 होना चाहिए। नहीं, तो ऐसा तो नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था कि 35 से 43 या 45 के लगभग हो सकता है, तो इतना तो नहीं होगा, ठीक है। 35 से 43 या 45 के लगभग होता है,
ठीक है, 45 मान लो, 45 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो ये रेंज तो आपने गलत दिखा दी, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है, देखो दो अलग अलग थर्मामीटर होंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है बहुत एक डीप में रेंज को मेज़र करता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है इतनी रेंज को मेज़र नहीं कर सकता है। कमरे का तापमान जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, वो 35 से 45 के लगभग माप सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर है ये। प्रयोगशाला थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 से 42 के लगभग होती है। नहीं, जो डॉक्टरी प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है ना, उसकी रेंज तो बहुत डीप में जाती है। आप ये बोल सकते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। मतलब इतना नेगेटिव में भी ये वैल्यू मेज़र कर लेता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर प्रयोगशाला थर्मामीटर से निकल कर आती है। ठीक है, तो तीसरा भी गलत कर दिया इसने। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो अभी तो हम लोग देख कर आए कि इसकी रेंज क्या होती है, डॉक्टरी थर्मामीटर से बहुत ज़्यादा होती है। बहुत रेयर वैल्यू को भी ये मेज़र कर सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर एक नॉर्मल होता है जो सिर्फ टेम्परेचर मापने के काम आता है, लेकिन प्रयोगशाला में जो आप मेज़र करते हो वो सारी वैल्यू निकाल लेता है, सटीक वैल्यू निकाल कर देता है, सटीक तापमान आपको निकाल कर देता है। तो पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि उबलते द्रवों को मापने के लिए बोला था, जो कि गलत है। नहीं करते हैं हम लोग प्रयोग। ठीक है, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का रेंज 30 से 100 डिग्री होता है। नहीं होता है, 35 से 45 के लगभग होता है। अगला है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 से -42 होता है। 35 से 42 होता है, नहीं होता है। -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक की वैल्यू को ये काउंट कर सकता है। मतलब इतनी डीप में जाकर इतनी सटीक वैल्यू को भी ये दे सकता है, जो कि नॉर्मल हमारा डॉक्टरी थर्मोमीटर जो होता है वो नहीं दे पाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो रेंज होता है डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। जो भी मैंने रेंज आपको बताई, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम में इसी तरीके का और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। यानी कैलोरी मान मतलब कि ऊष्मीय मान। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। मतलब कुल मिलाकर आपको कैलोरी मान की वैल्यू पता होना चाहिए, उसके ऊष्मीय मान की वैल्यू पता होना चाहिए, और आपको गलत निकालना है। मतलब 3 यहाँ पर सही होंगे। तो इसके लिए हमें कैलोरी मान की वैल्यू पता होना आवश्यक है। केरोसिन का ऊष्मीय मान कितना होता है, अगर हम लोग ये बात करें तो आप इस वैल्यू को नोट डाउन करते रहिएगा। केरोसिन का जो ऊष्मीय मान होता है वो 45,000 के लगभग होता है। मतलब बहुत ज़्यादा होता है, कोयले से तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोयले का 25,000 से 30,000 के बीच में होता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैं अप्रोप्रिएट वैल्यू बता रही हूँ। ठीक है, केरोसिन का 45,000 के लगभग होता है इसका ऊष्मीय मान। और अगर आपसे कोयले का पूछ ले तो 25 से 30 के बीच में ये होता है, 30 या 32 आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बिल्कुल सही है कि केरोसिन का जो कैलोरी मान होता है वो कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। सब ही आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि केरोसिन का 45,000 होता है और ये जो कोयला है इसका 25 से 33 या 32 के बीच में ही लाई करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे की बात करते हैं। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। तो अभी मैंने बताया कि आपको 25 से 33 के बीच में हमारा कोयले का लाई करता है, 32-33 के बीच में। और लकड़ी का कितना होता है? लकड़ी का 17,000 के आसपास या 20,000, 17 से 20,000 के बीच में होता है। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि लकड़ियों के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो 17,000 से 20,000 के बीच में लाई करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। केरोसिन का ज़्यादा होता है, फिर कोयले का होता है और फिर लकड़ी का होता है। अब थर्ड स्टेटमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। अब मैं आपको यदि बताऊं कि एलपीजी का जो कैलोरी मान होता है वो कितना होता है? एलपीजी का हमारा कैलोरी मान होता है 55,000 के लगभग। एलपीजी का जो कैलोरी मान होता है वो 55,000 के लगभग होता है। और यदि मैं यहाँ पर बायोगैस की बात कर रही हूँ तो वो तो 35,000 या 35,000 से 40,000 के बीच में रहता है। तो क्या ये आपको सेटिस्फाई कर रही है ये वाली चीज़ कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलपीजी का तो 55,000 के लगभग होता है, किलो जूल पर कैलोरी होता है, लेकिन बायोगैस का तो 35,000 के आसपास ही होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है। सीएनजी का जो कैलोरी मान होता है वो डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। सीएनजी का जो कैलोरी मान होता है वो डेफिनेटली डीजल के कैलोरी मान से अधिक होगा। कितना होता है? सीएनजी का 50,000 के लगभग होता है। ठीक है, और डीजल हमारा 45,000 के लगभग ही होता है।
तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, तो गलत स्टेटमेंट हमको ढूंढना था। गलत स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारे मान यहाँ पर बता देती हूँ, जो जो भी वैल्यू मैंने अभी यहाँ पर बोली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका कम होता है। जैसे कि गाय के गोबर का जो वो कंडी होते हैं, उनको जब जलाया जाता है तो उनसे कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो उसका ऊष्मीयमान हो जाएगा। तो लगभग 6000 से 8000 के लगभग, एक मीडियम रेंज बताते हैं। 6 से 8 लिख रही हूँ तो मतलब आप समझ जाना कि 6000 से 8000 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, टेबल आप कॉपी में बना लो, मे बी एग्जाम में अब अगला क्वेश्चन जो है यहीं से बन जाए, इसी से रिलेटेड बन जाए। तो हम लोग यहाँ पर काऊ डंग की, गाय के गोबर की बात करते हैं तो 6 से 8000 के लगभग होती है। और अगर अपन बात कर ले, जैसे कि हमने बात करी थी अभी बायोगैस की, ठीक है, इसके बाद बायोगैस को ही रख लेते हैं। बायोगैस की कितनी होती है? बायोगैस की 35 से 40,000 के लगभग होती है। ठीक है, आप 1000 इसके साथ ऐड करते जाना। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं डीजल की। डीजल की कितनी होती है? डीजल की हमारी 45,000 के लगभग होती है। ठीक है, वैसे आपको ये नेट पर भी सारा एक पूरा चार्ट आता है इसका, वो मिल जाएगा, लेकिन अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आप उतनी नोट डाउन कर सकते हो। डीजल की 45,000 के लगभग होती है। उसके बाद अपन ले लेते हैं सीएनजी को ले लेते हैं। सीएनजी भी पूछा हुआ था, तो सीएनजी की कितनी होती है? 50,000 के लगभग होती है। आप इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं ये हटाकर अगली वैल्यू लिखने वाली हूँ। सीएनजी की 50,000 होती है। एलपीजी की कितनी होती है? एलपीजी की भी यहाँ पर लिख देती हूँ। एलपीजी की 55,000 होती है। सारी ही चीज़ें बहुत काम की है। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में एक चार्ट बनाकर लिख लो। ठीक है, काऊ डंग हो गया, बायोगैस हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, और क्या क्या आता है? जैसे लकड़ी की भी बात करी थी ना अपन ने, तो लकड़ी की कितनी होती है? लकड़ी की लगभग 17,000 से 22,000 के आसपास होती है। ठीक है, 17,000 से 22,000 के आसपास। और कोयले की भी बात करी थी, तो कोयले का भी आप लिखना। कोयले का होता है हमारा 25,000 से लगभग 32,000 के बीच में। ठीक है, 25,000 से 32,000 के बीच में। केरोसिन की भी बात करी थी, तो केरोसिन का भी आपने लिख लिया होगा। केरोसिन की 45,000 के लगभग होती है। ठीक है, और डीजल की अपन ने देख ही लिया, डीजल की कितनी होती है? 45,000 होती है। और पेट्रोल की भी इतनी ही होती है, 45,000 के लगभग ही होती है। इसका ऊष्मीयमान 45,000, कैलोरी वैल्यू 45,000 के लगभग ही होती है। और क्या बच रहा है? एक सबसे ज़्यादा जिसकी होती है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा और लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख के लगभग इसका जो होती है ऊष्मीयमान होता है, सबसे ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि टेबल याद रहे। केरोसिन हमने पढ़ लिया 45,000, कोयला हमने 25 से 33 पढ़ लिया, लकड़ी जो होती है 27 से 22,000 के लगभग होती है, एलपीजी 55,000, सीएनजी 50,000 के लगभग होती है, पेट्रोल डीजल हमारे 45,000 के लगभग होते हैं, बायोगैस जो होती है हमारी 35 से 40,000 के लगभग आसपास पाई जाती है। काऊ डंग हमने देख लिया 6,000 से 8,000 के लगभग होता है। और हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा 1.5 लाख के लगभग होता है। सबसे ज़्यादा उसी का ऊष्मीयमान होता है। ओके, आई थिंक ये चार्ट आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो जितना जल्दी जलेगा उसका ऊष्मीयमान उतना ही ज़्यादा अधिक होता जाएगा। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। आपको ये समझ में आ गया यहाँ पर ऑप्शन सी क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर एलपीजी का ज़्यादा है और बायोगैस का कम है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन सी को राइट आंसर बना दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यहाँ पर टोटल कुल कितनी दूरी तय की गई? याद आ रहा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला आपको याद आया क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब आपसे तो यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, अभी सब कुछ निकालना पड़ेगा। सब कुछ क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको 12 मिनट दे रखे हैं। तो स्पीड क्या है? स्पीड दे रखी है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस आपके पास है नहीं क्योंकि आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपके आंसर डिस्टेंस में, ये किलोमीटर में ही है। तो अब यहाँ पर क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चला? 12 मिनट चला। तो अब या तो इसको पूरे को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या फिर 12 मिनट को आप घंटों में कन्वर्ट कर लो। तो 12 मिनट को यदि हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 12/60 में इसको कर सकती हूँ क्या? 12/60 करने से ये किस में कन्वर्ट हो गया? आर घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो 12/60 मतलब कि 60 की वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अभी यदि डिस्टेंस मुझे निकालनी है तो मुझे इसको काटना पड़ेगा। 12 5 कितने होते हैं? 60 होते हैं। अब ये 5 से 50 कट जाएगा तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर आ जाएगी। सब मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में कर लिया। अगर मैं चाहती तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ, फिर मुझे 12 मिनट को भी सेकंड में करना होता। तो अगर सेकंड में करना होता तो 12 × 60
720 सेकंड हो जाते, और इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो 5/18 का मैं 50 में गुणा कर सकती थी, तो वो और ज़्यादा लेंदी हो रहा था। तो मैंने क्या करा, 12 मिनट को 60 में कन्वर्ट कर लिया, घंटों में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, 12/60 कर लिया, मतलब 1/5 हो गया, और 50 को मैंने यहाँ पर 5 से काट दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 किलोमीटर आ गई। नहीं समझ में आया तो आगे और भी है। अगले 18 मिनट में बस कितनी चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड होगी। अगेन आपको डिस्टेंस नहीं दी कि इसने कितनी चाल चली, ठीक है, कितनी दूरी यहाँ पर चली। 18 मिनट दिए, तो मैं वापस से इसको क्या करूँगी, डिवाइड बाय 60 करके घंटे में कन्वर्ट कर दूंगी। तो नीचे 60 है तो ऊपर जाकर वो गुणित में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। देखो काय से काटे, 6 से कट जाएगा, 6×18, और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। अब क्या हो गया, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 40 × 3, और बटे में कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 4×3 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो पहले कितना आया था, पहले हमने किया था 12/60, 1/5 × 50, मतलब कि 10 आया था। पहले की दूरी कितनी आई थी, इस वाले की 10 किलोमीटर, और दूसरे वाले की दूरी कितनी आ गई, दूसरे वाले की दूरी आ गई थी हमारी 12 किलोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछी थी कि कुल कितनी दूरी तय करी है, तो 22 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की गई है, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला लगाया। इसमें स्पीड कितनी थी, 50 थी, डिस्टेंस मुझे निकालनी थी, इसको D1 मान लो, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 12 मिनट लिखा हुआ है, इसको मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 12/60 हो गया, ठीक है। और आगे कितना दिया हुआ था, चाल कितनी है, 40 है, डिस्टेंस मुझे निकालनी थी, और यहाँ पर मुझे समय दे रखा था 18, तो मैंने इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग लगा दिया। जब मैंने इन दोनों को काटा तो मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, 12×5 = 60, और 5 से 50 को काटा तो कितनी बार कट गया, 10 बार। तो D1 की वैल्यू 10 आ गई। D2 की वैल्यू भी ऐसे निकाली, 1 0 से 1 0 काट दो, हो सकता है 6×18, ठीक है, और 4×3 कितने हो गए, 12 आ गए। इसका इसमें गुणा हो गया 4×3 में, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 22 किलोमीटर की हमारी टोटल डिस्टेंस इस बस के द्वारा ट्रैवल की गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवृत्ति होती है, ठीक है। प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होती है, या फिर सभी आवर्त गतियां वर्तुलाकार वृत्ताकार होती है। गलत कथन पहचानना था, ठीक है, तो 3 सही होंगे। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवृत्ति गति होती है, बिल्कुल सही है, अपनी गति आवृत्ति गति से करता है। प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है, बिल्कुल सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होती है, जो सितार के जो उसके अंदर तार होते हैं उनकी गति जो होती है यहाँ पर दोलन गति होती है, बिल्कुल सही है। सभी आवृत्ति गति वर्तुलाकार होती है, वर्तुलाकार मतलब वृत्ताकार होती है। तो सभी आवृत्ति, सभी जो गतियां दोलन होती है वो वृत्ताकार भी हो सकती है क्या, तो अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे कि सभी आवृत्ति गति मतलब सभी बार बार रोटेट करने वाली गति आपकी वृत्ताकार हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। याद करो घड़ी को, घड़ी का जो पेंडुलम होता है क्या वो गोल गोल घूमता है क्या, उस घड़ी के पूरे चक्कर काटता है क्या, नहीं काटता है। वो तो या तो सिर्फ ऐसे होगा, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, घड़ी का पेंडुलम है जो हर 12 बजने पर, हर 1 बजने पर, हर 1 घंटे के बाद इस तरीके से बजाता है, ठीक है, इस तरीके से वो पूरे समय दोलन करता रहता है। तो या तो वो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, इससे आगे तो नहीं जाएगा, ऐसे पूरा गोल गोल ऊपर से नीचे तक तो नहीं घूमता है। तो ये हर आवृत्ति गति दोलनाकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही हो गया, क्योंकि हमको गलत ढूंढना था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज अ पीरियोडिक, तो पीरियोडिक मोशन होता है वो आवृत्ति गति करता है। प्रकाश सरल रेखीय में गति करता है, और सितार के जो कर्षित तार होते हैं उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो दोलन गति करते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन सभी आवृत्ति गति वर्तुलाकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी आवृत्ति गति वर्तुलाकार या फिर वृत्ताकार होती है, लेकिन सभी हो ये चीज़ गलत है, क्योंकि पेंडुलम कभी भी वृत्ताकार गति नहीं करता है। पेंडुलम सिर्फ इतनी ही गति करता है, इतना सा ही रोटेट होता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, या फिर प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का बराबर होता है। मान लो हम लोग जो खुद को आईने में निहारते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है, डेफिनेटली समतल दर्पण होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि समतल दर्पण के संबंध में, प्लेन मिरर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। आप आपके मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रहे हो, तो क्या आप खुद को उल्टा पाते हो? क्या आपके पैर ऊपर और सर नीचे होता है क्या? नहीं होता है। तो प्रतिबिंब सीधा होता है, ये बिल्कुल सही है। इमेजिन करो आपके पैर ऊपर दिख रहे हैं और आपका सर नीचे दिख रहा है, कितना ऑकवर्ड वो सिचुएशन हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट समतल दर्पण के बारे में बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्या? मतलब कि जैसे आप इधर दिख रहे हो वैसे ही आप उधर दिखोगे। कैसे हो सकता है? जैसे कि आप मिरर में आप खुद को देखते हो, तो आपका दायां साइड आपका बायां साइड होता है और आपका बायां साइड आपका दायां साइड होता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये चीज़ श्योर नहीं है। मतलब प्रतिबिंब वास्तविक हो, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब होता है, सही बात है। आपको जो सीधा हाथ दिख रहा है मिरर में, वो आपका बायां हाथ होगा और आपका जो बायां हाथ है वो आपका सीधा हाथ होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब का साइज बिल्कुल बिंब के साइज का ही होता है। जितनी हाइट के आप हो, जितनी साइज के आप हो, उसी साइज के आप मिरर में दिखोगे। ऐसा तो नहीं कि आप थोड़े फूले हुए दिखोगे, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं होता है समतल दर्पण में। जैसे आप हो एज इट इज़ आप आपको मिरर में देख पाओगे। प्रतिबिंब सीधा होता है और पार्श्व प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है और साइज बिंब के आकार का यहाँ पर पाया जाता है। तो बस दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर इमेज इज रियल होती है, ऐसा नहीं होता है। इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड हमारी होती है। तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है। मतलब यहाँ पर देख लो ACOD कहाँ पर दिख रहा है, ABC आ रहा है, इसमें भी B आ रहा है, इसमें भी B आ रहा है। मतलब डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते थे ACOD स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? सारे ही क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी 3 यहाँ पर सही होंगे, एक जो गलत है उसको हमको यहाँ पर निकाल कर बताना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संबंध में हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा? विज्ञान सीखने का एक अंतःविषयक क्षेत्र है, बहुत सारे सीखने के साधन अवेलेबल होते हैं। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, कोई फैक्ट नए नए फैक्ट आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती है, पुराने बदलते रहते हैं, नई चीज़ें लॉन्च होती रहती है। ठीक है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, या विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य होता है, मतलब इसमें फैक्ट फिक्स होते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हो। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। दूसरा हमको बोल रहा है साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। ठीक है। साइंस प्रमोट्स स्पेक्टिज्म यानी कि संदेहवाद को बढ़ावा देता है। और साइंस इज इक्वेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट। क्या इसमें सेट ऑफ फैक्ट होते हैं जो हमेशा फिक्स से रहते हैं? ऐसा तुमने नहीं पढ़ा था, और ऐसे प्रीवियस पेपर में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऐसा कुछ होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर तथ्य या फैक्ट जो होते हैं फिक्स होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा विज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रकृति हमारे विज्ञान के संदर्भ को सही से साबित नहीं कर पा रही है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड करके दे दूंगी। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार और मैं सारे आंसर आपको बता देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पर, ये वाला। एक्स वह रसायन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, तो एक्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और वाई क्या होता है? वाई वह जो उपचार के लिए काम आता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस जो होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। OH ट्वाइस क्या बोल रही हूँ, OH का इस पूरे का ट्वाइस, मतलब O के भी 2 अणु और H के भी 2 अणु। ये क्या करते हैं हम लोग उपचार के लिए प्रयोग में करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C है। बैक्टीरिया का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? तो डबल रोटी बनाने में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। संरक्षण जो इन तीनों से भिन्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रिस्टलीकरण एक भौतिक प्रक्रिया होती है, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कणों के साइज में जमाना है, तो सबसे छोटा क्या होता है? मृत्तिका होती है। ठीक है, फिर उसके बाद गाद आ जाता है, स्लेट आ जाती है, फिर रेत आ जाती है, फिर बजरी आ जाती है हमारा, और फिर हमारी चट्टान आ जाती है। फिर मछली में हम लोग गलफड़े का प्रयोग क्या देखते हैं? तो जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संयोजक तार नहीं है, तो हम लोग ब्लेड का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो कुचालक है, लेकिन ब्लेड जो सुचालक है उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। मंजूला समतल दर्पण पर खुद को निहार रही है। ठीक है, वही प्लेन मिरर पर खुद को निहार रही है। तो अगर ये 5 मीटर पर है, तो इसके पीछे का बिंब भी 5 मीटर पर पड़ेगा। 1 मीटर ये आगे चलेगी, 1 मीटर पीछे से भी आगे आएगा, तो 2 मीटर कम पड़ जाएंगे। 10 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पर आपके दोलन गति के बारे में पूछा गया, तो हमने देखा था दोलन गति कैसे निकालेंगे। तो हमें यदि आवृत्ति निकालनी है, तो 1 की निकाल लो। 1 सेकंड में कितने दोलन होंगे? 30/3, 10 हो जाएंगे। तो आवृत्ति कितनी होगी? 10 हर्ट्ज की हो गई।
ठीक है। और आवर्तकाल पूछ ले तो 1/10 कर देना, 0.1 हो जाएगा। ओके, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की पहचान आपको करनी थी कि बॉल बियरिंग जो है मशीनों के भागों में घर्षण को कमी करने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया वृद्धि के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। और अगला क्वेश्चन है कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को अलग करता है। तो हमने अभी इसका फॉर्मूला देखा था कि जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर लेता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्योंकि सही पहचानना था। अगला भी हमें सही पहचानना था। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों के लिए किया जाता है, नहीं। तापमान मापने के लिए किया जाता है। कमरे के ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर या फिर जो रेंज है वो 30 से 100 होना चाहिए, नहीं। 35 से 43 ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। 43 या 45 के लगभग होती है ना। फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर इतना कम होता है क्या, नहीं। वो -10 से 110 -110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। तो ये तीसरा गलत है। ऑप्शन डी क्यों सही हुआ, क्योंकि बहुत सटीक रेंज और बहुत एक्यूरेट रेंज ये निकालता है, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू निकालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और इसकी वैल्यू जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक भी होती है। आपको यहाँ पर गलत कथन पहचानना था। तो यहाँ पर गलत कथन ये है कि एलपीजी का जो कैलोरी मान है वो बायोगैस वाले से कम अधिक है। तो यहाँ पर एलपीजी का बहुत ज़्यादा होता है, किससे, बायोगैस से। एलपीजी का हमारा हमने देखा ही था 55,000 के लगभग होता है, और जो बायोगैस होती है उसका 35 से 40 के आसपास होता है। तो बायोगैस का तो कम हुआ। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली थी कि जो कोई बस है 12 मिनट में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। और सेकेंड हम लोग निकालेंगे तो 12 किलोमीटर हो जाएगी, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 किलोमीटर हो जाएगा। गलत कथन की पहचान आपको करनी थी कि सभी आवृत्तियां वृत्ताकार या वर्तुलाकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि जो पेंडुलम होता है वो भी तो गति करता है, लेकिन वो हमेशा घूमेगा ये जरूरी नहीं है। वो दोलन गति जो होती है उसकी वृत्ताकार नहीं होती है। समतल दर्पण की हमने बात करी, प्रतिबिंब सीधा बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और बीम के साइज के आकार का ही होता है, लेकिन आभासी बनता है। मतलब पहला सही है, सी सही है और डी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट फैक्ट निकल कर आते, ऐसा सही नहीं है। मतलब विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य हो, ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। ये पूरे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। अगले सेशन में रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और कोई भी डाउट यदि आपको आता है तो बता दीजिए। एक प्रीवियस सेशन का भी आपका डाउट था, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करवा दूंगी। और यहाँ पर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता देना, उसको हम लोग अपकमिंग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।